डीआरडीओ की तरफ से अभी एक इंडिजिनस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया जा चुका है, जो कि दुनिया भर में ऑपरेट किए जा रहे किसी भी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस होने वाला है। रशिया की नई 5th जनरेशन फाइटर जेट या सो कॉल्ड Su-57 की यूनिट कॉस्ट वर्तमान के किसी भी मॉडर्न 4th जनरेशन फाइटर के मुकाबले किस वजह से सस्ता पड़ने वाला है। फाइनली रशियन एयरफोर्स की तरफ से अभी ब्रह्मोस मिसाइल को अपने एयरफोर्स में शामिल करने का विचार किया जा रहा है। डीआरडीओ की तरफ से अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सर्विलेंस सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। और अंत में रशिया की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स की MiG-29 को यूपीजी स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के साथ साथ भारत को MiG-35 को ऑफर किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ की मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर। कल एक अपडेट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि डीआरडीओ की तरफ से हमारी इंडिजिनस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया गया था। और आज कुछ अपडेट सामने आया जिसमें ये बताया जा रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से अभी एक मैन पैड को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसके लिए एक आरएफपी को पिछले साल इशू किया गया था। और एरो इंडिया शो के दौरान डीआरडीओ की तरफ से इसके लिए 5 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को भी डेवलप करने की बात की गई थी। और अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से इसकी 5 प्रोटोटाइप को तैयार किया जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर इसकी ट्रायल शुरू होने वाली है। और डीआरडीओ की स्टेटमेंट के मुताबिक ये अब तक का सबसे एडवांस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है। और इसके लिए अभी हैदराबाद बेस्ड गिनी रोबोटिक्स की तरफ से एक 2-वे डाटा लिंक सिस्टम को भी डेवलप किया जा रहा है, जिस वजह से इसको नेटवर्क सेंट्रिक एनवायरनमेंट के अंदर भी बिना कोई दिक्कत के इस्तेमाल किया जा सकता है। और भारत इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला दुनिया भर में पहला देश होने वाला है। इसे फ्रेंडली फायर होने की इंसिडेंट काफी हद तक रिड्यूस होने वाली है, क्योंकि जैसे कि इसमें डाटा लिंक सिस्टम मौजूद रहेगा और इसके अंदर मौजूद एआई सिस्टम जल्दी से ही फ्रेंड और एनिमी के बीच अंतर को बता सकता है। इसमें एक डुअल बैंड के इन्फ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया गया, साथ ही एक मल्टी स्पेक्ट्रल ऑप्टिकल सेंसर भी इसमें मौजूद है, जिस वजह से डे नाइट कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये मैक्सिमम 6 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है और साथ ही लगभग 3.5 किलोमीटर की अल्टीट्यूड तक एंगेज हो सकता है। डीआरडीओ के मुताबिक वो इन सिस्टम को डेवलप करने के अंतिम चरण में आ चुके हैं और अभी जल्दी इसकी ट्रायल को शुरू किया जा सकता है। अगला अपडेट रशिया की नई 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेके है। कल से जब इसके बारे में एक रिपोर्ट सामने आया था कि इसकी प्राइस 25 से 30 मिलियन डॉलर के बीच होने वाली है, तब से इसको लेके काफी चर्चा किया जा रहा है। क्योंकि अगर रशिया की तरफ से इस फाइटर जेट को इतनी कम कीमत पे ऑफर किया जाएगा तो ये वर्तमान की किसी भी फाइटर जेट को पीछे छोड़ के आगे निकल सकता है और हर कोई इसको खरीदने की कोशिश करने वाला है। क्योंकि अभी मार्केट में मौजूद जो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट है वो सभी इसके मुकाबले लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा महंगे पड़ने वाला है। यहाँ तक कि तेजस और JF-17 के मुकाबले भी रशिया का जो नया फाइटर जेट है सस्ता पड़ने वाला है। तो बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि इतना सस्ता कैसे हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले अगर आप वर्तमान सुखोई की तरफ से बताए गए प्राइस के बारे में बात करेंगे तो वो इसको 25 से 30 मिलियन डॉलर के बीच होने की बात कर रहे हैं। अब जैसे कि इसका प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है तो वो इसका एक एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक वैसे ही उन्होंने Su-57 के साथ भी किया था, जहां पर इसकी प्राइस को 50 मिलियन डॉलर के आसपास होने की बात की गई थी, लेकिन बाद में ये 100 मिलियन पार कर गया था। तो आप आगे चल के भी इस फाइटर जेट के साथ भी वैसा ही कुछ उम्मीद कर सकते हैं। और जब एक्चुअली इसकी प्रोडक्शन शुरू होगा तब जाके इसकी प्राइस के बारे में सही आंकड़ा सामने आएगा। और एक और बात ये भी है कि रशिया की तरफ से जो कॉस्ट बताया जा रहा है वो इनकी फ्लाई अवे कॉस्ट है, लेकिन जब कोई इसको खरीदेगा तो सर्विस, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट और वेपन सिस्टम मिलाकर इसकी कॉस्ट कम से कम 2 गुना के आसपास इंक्रीज होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगर आप नाइजीरिया की JF-17 की डील की बात करेंगे तो JF-17 का जो यूनिट कॉस्ट है वो लगभग 25 मिलियन से 30 मिलियन के बीच आता है, लेकिन नाइजीरिया को ये लगभग 50 से 60 मिलियन डॉलर के आसपास पड़ गए थे। और एक कारण ये भी हो सकता है कि रशिया की तरफ से काफी पहले से ही एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जा रहा है और इन एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज को रशिया की तरफ से खुद मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज है और इसी वजह से वो अपने इक्विपमेंट की प्राइस को कम रख पाते हैं। वैसे MiG-35 का भी जो यूनिट कॉस्ट है वो 30 से 35 मिलियन डॉलर के आसपास बताया जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रशिया की तरफ से आप एक सिंगल इंजन फाइटर जेट की कीमत को सेम प्राइस पॉइंट के अंदर मिलने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका फ्लाईवे कॉस्ट ही होने वाला है। लेकिन जब हम इसको खरीदेंगे तो सेम एयरक्राफ्ट की प्राइस लगभग 2 गुना तक ज्यादा होने की उम्मीद किया जा सकता है।
लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ तब भी इसकी यूनिट कॉस्ट हमको MMRCA टेंडर में ऑफर किए गए किसी भी 4.5 जनरेशन फाइटर के मुकाबले कम ही पड़ने वाला है और ये शायद दुनिया का सबसे सस्ता 5th जनरेशन फाइटर होने वाला है। अभी एक सिंगल इंजन फाइटर जेट होने वाला है तो इसमें आप Su-57 की तरह रडार की परफॉर्मेंस को उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसमें Su-57 की वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करने की बात की गई है, लेकिन इसकी जो रडार की मैक्सिमम रेंज रहेगा वो 250 किलोमीटर के आसपास होने की उम्मीद किया जा सकता है, जबकि बाकी जो 5th जनरेशन फाइटर अभी ऑपरेशनल कंडीशन में है उनकी रडार की रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी ये वर्तमान के सभी 4.5 जनरेशन फाइटर के मुकाबले काफी बेहतर होने वाला है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। आप सभी को पता होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया के बीच एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है, लेकिन अभी तक रशिया की तरफ से इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी बात को लेके कुछ क्रिटिक ब्रह्मोस मिसाइल पर सवाल उठाते हैं, पर अभी रशिया की तरफ से ये बताया गया कि रशियन एयरफोर्स के लिए अभी ब्रह्मोस मिसाइल को ऑफर किया जा रहा है और रशिया आगे चल के अपने एयरफोर्स में इसको शामिल करने के बारे में विचार कर रहा है। वैसे रशिया के पास पहले से ब्रह्मोस मिसाइल की अल्टरनेटिव मौजूद है, लेकिन अभी रशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की एयर लॉन्च वर्जन को ऑफर किया जा रहा है। इसके बारे में ब्रह्मोस एरोस्पेस के डायरेक्टर की तरफ से बताया गया कि अभी तक फिलहाल रशियन एयरफोर्स की तरफ से इसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन मार्च 2021 एयर शो के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल की एयर लॉन्च वेरिएंट की प्रॉपर डेमो को उनको दिखाया गया है। अब ब्रह्मोस की एयर लॉन्च वेरिएंट की बात करें तो इसको अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्लियर किया जा चुका है और ब्रह्मोस एरोस्पेस के मुताबिक इसको रशिया चाहे तो अपने सुखोई में इंटीग्रेट कर सकता है। अब भारत इसके लिए अपने 40 सुखोई को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक वैसे ही अगर रशिया इसको खरीदने की कोशिश करेगा तो रशिया की तरफ से Su-35 में या फिर अपने Su-30SM फाइटर जेट में इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगला अपडेट DRDO की तरफ से। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए अभी DRDO की तरफ से मल्टीपल रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है ताकि सी बेस्ड एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सके। इसी बीच DRDO की तरफ से कोस्टल हार्बर सर्वेलेंस के लिए एक नई इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। इस सिस्टम को अभी इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट देहरादून की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। इसमें थर्मल इमेजर के साथ ऑप्टिकल कैमरा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ये टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। DRDO के मुताबिक इसकी रेंज ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर तक होने वाली है। साथ ही अलग अलग टारगेट को एक ही बार में डिटेक्ट कर सकता है। यहाँ तक कि ये 5 मीटर स्क्वायर की टारगेट को भी लगभग 25 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है और साथ ही मल्टीपल टारगेट को 8 किलोमीटर की दूरी से पूरी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता है। इसको आगे चल के मेनली इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा। और भारत की बात करें तो हमारे लगभग 13 स्टेट में कोस्ट लाइन मौजूद है और हमारे पास लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन मौजूद है, जिनको इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से सुरक्षित रखा जाता है। इसी वजह से इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से किसी भी सस्पिशियस शिपिंग मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए ये सब सिस्टम को इंडियन कोस्ट लाइन में डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है। ये एक रिमोटली ऑपरेटेड सिस्टम होने वाला है, जिसे अभी इनिशियली सभी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में डिप्लॉय किया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे इसको बड़ी मात्रा में इंडियन कोस्ट लाइन में डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और यूके को लेके। आप सभी को पहले से मैंने बता दिया था कि यूके की क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर को अभी पहली बार डिप्लॉय किया गया है और इस दौरान यूके से लेकर जापान तक का सफर करने वाला है। इसी बीच अलग अलग देशों की नेवी के साथ जॉइंट एक्सरसाइज को भी कंडक्ट करने वाली है। साथ ही वो इंडियन ओशन से गुजरते हुए अभी भारत के साथ भी एक नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज को 21 और 22 जुलाई के बीच यूके और भारत के बीच कंडक्ट करने का फैसला किया गया था। ये नेचर में एक पैसेज एक्सरसाइज था, जिसमें यूके की नई एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ इंडियन नेवी की INS सातपुरा, INS रणवीर, INS ज्योति, INS कुलिस और एक सबमरीन के साथ साथ लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल और एंटी सबमरीन P-8 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहा था। दूसरी तरफ यूके की तरफ से अपनी क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ F-35 फाइटर जेट, टाइप 23 फ्रिगेट्स और एक सबमरीन और बाकी सपोर्ट वेसल भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। वैसे यूके की तरफ से पहले से क्लैरिफाई कर दिया गया था कि वो आगे चल के भारत के साथ इंडियन ओशन रीजन में जॉइंट पेट्रोल को करने वाले हैं। और अभी क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो इसे परमानेंटली यूके की तरफ से वो इंडो पैसिफिक में डिप्लॉय करने की बात कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के दौरान भारत और यूके की तरफ से रेगुलर इंटरेक्शन के अलावा एंटी सबमरीन ऑपरेशन, एंटी सरफेस ऑपरेशन के साथ साथ एयर डिफेंस ड्रिल को भी कंडक्ट किया गया था। वैसे ये एक तरीके से पैसिव एक्सरसाइज था, जिस वजह से ज्यादा कुछ नहीं किया गया था, लेकिन पहली बार यूके की तरफ से इंडियन नेवी के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज में F-35 को डिप्लॉय किया गया था। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की MiG-29 फाइटर जेट को लेके।
आप सभी को मैंने कल बताया था कि रशिया की तरफ से अभी भारत को जल्दी 21 मिग-29 को डिलीवर करने की बात की गई है, जिनको वो यूपीजी स्टैंडर्ड में अपग्रेड करके भारत को डिलीवर करने वाले हैं। इसके अलावा अभी रशिया की तरफ से ये बताया गया है कि वो अभी इंडियन एयरफोर्स की मिग-29 को यूपीजी स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर रहे हैं और लगभग सभी मिग-29 को वो 2022 तक यूपीजी स्टैंडर्ड में अपग्रेड करके इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर करने वाले हैं। रशिया की फेडरल सर्विस की तरफ से बताया गया कि भारत अपनी 60 मिग-29 को यूपीजी स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के पहले ही रशिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर चुका था, जिसके अंदर इनको अपग्रेड किया जा रहा था और जल्दी से कंप्लीट होने वाला है। इसके साथ अभी रशिया की तरफ से फिर से अपनी मिग-35 फाइटर जेट को भारत को ऑफर किया जा रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रशिया की तरफ से अभी किस वजह से मिग-35 को एमएमआरसी टेंडर के अंदर भारत को ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि मिग-35 कभी भी एमएमआरसी टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले बाकी कंपटीटर का सामना नहीं कर सकता है और टेक्निकली उनसे काफी पीछे रहने वाला है। अब अगर रशिया यहाँ पे एमएमआरसी टेंडर को जीतना चाहता है तो रशिया को मिग-35 के बदले अपने नए फाइटर जेट्स को या SU-57 को इस टेंडर के अंदर ऑफर करना चाहिए, जिनकी जीतने की चांसेस मिग-35 से ज्यादा होने वाला है। और स्पेशली अभी जो नया फाइटर रशिया की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको रशिया की तरफ से भी रफाल, ग्रिपेन और यूरोफाइटर टाइफून का डायरेक्ट कंपटीटर बताया जा रहा है। यानी कि रशिया सीधे तौर पर इसको मीडियम वेट क्लास की फाइटर जेट की मार्केट को टारगेट करने के लिए डेवलप कर रहा है। और अगर इसको रशिया एमएमआरसी टेंडर में ऑफर करता है तो ये रशिया को टेंडर दिला सकता है, लेकिन एक दिक्कत ये है कि रशिया की तरफ से इसको कब तक डेवलप किया जाता है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कब तक एमएमआरसी टेंडर को फाइनल किया जाता है। इसके अलावा रशिया और भारत के बीच एडिशनल K-31 हेलीकॉप्टर को लेकर भी डिस्कशन किया जा रहा है, क्योंकि इनको अभी इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर से मेनली अवेक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और अभी INS विक्रांत से ऑपरेट करने के लिए लगभग 10 के आसपास इस हेलीकॉप्टर को खरीदने का फैसला किया गया था। और अभी में भी इसी को लेकर भारत और रशिया के बीच मार्च 2021 एयर शो के दौरान बातचीत होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।